मैं सुरेश पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन, जिसके बारे में पढ़ेंगे कायिक जनन। देखो, कुछ जनन के बारे में अपन पढ़े थे, आगे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे और सही ढंग से आप इनको पढ़ें। हालांकि अभी स्कूल खुलने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि स्कूल खुलते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपके ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप किताब की स्कूल पे बैठे हो या घर पे बैठे हो, आपको लगेगा कि आप स्कूल में बैठे हो। तो आइए बिना बात करते हैं हम बढ़ते हैं आगे कि कायिक जनन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक पौधे का कायिक जो भाग, यानी कि कोई पौधा होता है और उस पौधे का अगर पत्ती का भाग या डाली से अगर मान लो कोई नया पौधा बनता है तो वो कहलाता है कायिक प्रवर्धन। देखो क्या होता है, ये कौन से पौधे होते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। देखो, कुछ पौधा होता है, उन कुछ पौधों के ऐसे भाग होते हैं, जैसे कुछ के जड़ होती है, कुछ के तना होता है, कुछ के पत्तियां होती है। वो क्या करती है, उसी के समान नए पौधे का जन्म करती है, नए पौधे को उत्पन्न करती है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। अधिकतर जो जंतु होते हैं वो सभी पौधे क्या करते हैं, इस कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्या करते हैं, जनन विधि के रूप में करते हैं। जैसे परतन है, कलम है अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जैसे गन्ना है, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे ये अंगूर होता है तो अंगूर के अंदर क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। गन्ना होता है, उसके अंदर क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है, जैसे मान लो ये गन्ने का पौधा है और उस गन्ने को पौधे को यहाँ से काट दिया है और इसकी जगह आपने इसको ऊपर वाला जो भाग है इसको आपने यदि यहाँ रोपण कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस अंकुरित हो जाएगा। अथवा इसके कुछ उदाहरण और भी हैं। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। अब देखो, ये इनका महत्वपूर्ण गुण है और इन दोनों का अंतर भी है। ये इन दोनों का महत्वपूर्ण गुण और अंतर भी है। इसमें क्या है कि कायिक प्रवर्धन करोगे तो इसमें क्या होगा, पौधा होगा वो जल्दी विकसित होगा, पौधा होगा वो क्या होगा, जल्दी विकसित होगा। और जो पौधा जितना जल्दी विकसित होगा उसके क्या होंगे, फूल जल्दी आएंगे, पुष्प जल्दी आएंगे। और उस पौधे के जब पुष्प जल्दी आएंगे तो फल भी क्या होंगे, जल्दी आएंगे। मतलब समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये पद्धति केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। और कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से उनके लिए उपयोगी होता है कि जिनमें जो बीज को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन जो होगा वो मूलतः किनमें होगा कि ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, वे कौन से कहलाएंगे, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये तो था पहला लाभ। ये वाला जो लाभ है वो कैसा है, पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो ये आलू है, क्या है, आलू है। और इस आलू की क्या होती है, ऊपरी तरफ अपन बोलते हैं जिनको आँख को क्या करते हैं, अपन काट लेते हैं। और काट कर जैसे ही आँख को यहाँ ज़मीन के अंदर अपन रखते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या निकल आती है, जड़ निकल आती है। और जैसे ही यहाँ जड़ें निकल आती है तो इन जड़ों के अंदर क्या होता है, आलू क्या निकलते हैं, आलू। मतलब आलू यहाँ से काटा है आपने, कायिक प्रवर्धन किया, लेकिन पहले आलू था तो आगे भी क्या होगा, आलू का पौधा ही होगा। आलू के पौधे की जगह कोई अन्य पौधा आपको नहीं मिलेगा।
क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 8.5 देखो क्रियाकलाप क्या है, क्रियाकलाप देखते हैं, आइए जाने। देखिएगा, एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। एक आलू लेना है और उसकी सतह का क्या करना है, निरीक्षण। उसकी सतह का क्या करिए, निरीक्षण करिए। इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं, इसके अंदर कुछ क्या दिखाई देते हैं, गर्त दिखाई देते हैं। और आलू, दूसरा पॉइंट, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं। आलू के छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार काटने हैं कि कुछ के अंदर क्या हो, गर्त का मतलब खड्डे दिखाई देते हैं और कुछ के अंदर खड्डे दिखाई नहीं देंगे। फिर क्या करना है, एक ट्रे के रूप में पतली परत बिछाकर इससे क्या करिए, गीला कीजिए और कली का गर्त वाले टुकड़े को एक और बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों में तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए और ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। देखो दोनों के अंदर एक दो टुकड़े लिए, इन दो टुकड़ों के अंदर जैसे मान लो ये एग्जांपल अपन यहाँ देखते हैं, जैसे मान लो ये आलू के दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये। अब इसके अंदर भी क्या ली, रुई ली है और इसके अंदर भी नमी बनी हुई है और इसके अंदर भी क्या है, नमी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, नमी बनी हुई है। जब इसमें नमी बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर क्या है, गर्त है। क्या है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, गर्त बना हुआ। और ये क्या, इसके अंदर गर्त नहीं है, इसके अंदर गर्त नहीं है। जब इसके अंदर गर्त नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, जिसके अंदर गर्त होता है उसमें और जिसके अंदर गर्त नहीं होता है उसके अंदर क्या परिवर्तन देखते हैं यहाँ। तो देखो आगे, वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे परोह या जड़ विकसित हो रहे हैं, तो वो आपको परीक्षण करना है। देखो आगे, ये एक पौधा दिया, ये एक पत्ती दी गई है, देख लो। और इसके अंदर ये कली का है, ये किसकी है, ब्रायोफिलम जो पौधा होता है उसकी पत्ती है। कौन सा पौधा, ब्रायोफिलम। कौन सा, ब्रायोफिलम। कौन सा पौधा है, ब्रायोफिलम होता है। और उसकी कलिका, देखो इस प्रकार से ये पौधा होता है, इसकी जो ये पत्ती होती है, इस पत्ती से, ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती से देखो ये कलिका निकलती है और कलिका से क्या बनेगा, पौधा। क्या बनेगा, पौधा। ब्रायोफिलम का वापस पौधे का निर्माण होगा। चलते हैं आगे। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्ती की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधों के अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जैसा कि चित्र के अंदर देखा अपन ने। अब देखो क्रियाकलाप 6.8.6, क्रियाकलाप 8.6, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक क्या लेते हैं, मनी प्लांट। क्या लेते हैं, मनी प्लांट लीजिए। मनी प्लांट का मतलब होता है, मनी का मतलब होता है पैसा। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। और ये प्लांट अपने घर पे होना जरूरी है। इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती आवश्यक हो। और इसको इस प्रकार काटना है कि कम से कम उसके अंदर एक पत्ती अवश्य आवश्यक हो और दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। और उसके अंदर क्या करना है, कुछ मध्य भाग के कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े काट और सभी छोटे छोटे टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए और अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। और कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है और नई पत्तियां निकलती हैं। आप अपने परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ये दोनों क्रियाकलाप आपको करने हैं। बिल्कुल ये सरल क्रियाकलाप है और इनको आप अपने घर पर भी आप आसानी से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये था कायिक प्रवर्धन। ये क्या था, कायिक प्रवर्धन। क्या था ये,
कायिक प्रवर्धन, ये था कायिक। और अभी हम बात करते हैं आगे। देखो कुछ ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर क्या है ये भी जाने, तो ये भी जान लेते हैं क्योंकि पढ़ता है, अगर आया है बुक में आया है तो जान लेते हैं क्या है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधों के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधों के शीर्षक के वर्तमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं और इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विकसित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, केलस कहते हैं। और केलस को वृद्धि एवं विभेदन में के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं और पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। और ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में होकर जा सकें। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। ये तकनीक है और इस तकनीक का कहते हैं केलस कहते हैं। और मुख्य रूप से जो ये तकनीक इस्तेमाल होती है वो सजावटी पौधों के अंदर इस्तेमाल होती है। अब देखते हैं बीजाणु समाग, बीजाणु समासंग। देखिए बीजाणु समासंग क्या होता है। बीजाणु समासंग ये बहुकोशिकीय जीवों का विशिष्ट ये जो होता है वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय। कौन से जीवों में होता है, बहुकोशिकीय में। एक बात ध्यान रखना कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है। तो इसमें अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 8.2 में ग्रेड पर ये ब्रेड है, इस ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं। मान लो ये क्या है, ब्रेड है, क्या है, ब्रेड। इस ब्रेड के ऊपर संरचनाएं विकसित हुई हैं और यह राइजोपस या कवक का जाल है। और ये एक राइजोपस एक कवक होता है, उसका क्या होता है, जाल होता है। और ये जनन में भाग नहीं लेते और ये जनन के अंदर भाग नहीं लेते, परंतु उदर्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ या गोल या संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। और यह गुच्छ बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाओं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र 8.6 में और यह बीजाणु वृद्धि कर राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। और जीवाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। और नम सतह के संपर्क में आने पर ये क्या वृद्धि करने लगते हैं। अब देखो बीजाणु में क्या होता है, मान लो ये बीजाणु और बीजाणु जैसे ही बाहर जाएगा तो वो क्या होगा, जैसे मान लो किसी बीजाणु की एक खासियत होती है कि जो बीजाणु होगा वो जब तक सजीव के संपर्क में नहीं जाएगा, बीजाणु जब तक वो सजीव के शरीर में संपर्क में नहीं जाएगा तब तक तो वो कैसा रहेगा, मृत। कैसा रहेगा, मृत। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, जैसे ही सजीव के शरीर में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना बहुगुणन करेगा। अपना क्या करेगा, बहुगुणन करने का मतलब है वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि प्रारंभ करेगा। क्या प्रारंभ करेगा, वृद्धि क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। जब ये अपनी वृद्धि प्रारंभ करेगा तो कब करेगा, जब ये किसी सजीव के संपर्क में जाएगा। लेकिन जब तक ये सजीव के संपर्क में नहीं जाता है तब इसके अंदर कोई बहुगुणन नहीं होता है, जब तक इसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती है। संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों को हमने चर्चा की है उन सभी ने नई पीढ़ी का सर्जन केवल एकल जीव द्वारा किया है और उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी तक अपन ने जितनी भी ये विधियां पढ़ी है,
अभी तक जितनी भी विधियां ये जो आगे पढ़ी हैं अपने, मुकुलन है, द्विखंडन है, विखंडन है, ये सारी की सारी कैसी है? लैंगिक है। कैसी है? अलैंगिक है। कैसी है? अलैंगिक है। मतलब अलैंगिक क्यों कहा इसने? अलैंगिक इसीलिए कहा क्योंकि इसके अंदर यहाँ तो कोई नर उपस्थित होगा, यहाँ तो क्या होगा? यहाँ तो नर उपस्थित होगा, और यहाँ क्या उपस्थित होगी? मादा। यहाँ क्या उपस्थित होगी? मादा। दोनों में से क्या होगा? कोई एक उपस्थित होगा। जब दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा तो उसको उपस्थित होकर क्या करेगा? जीव का निर्माण करेगा। उपस्थित होकर किसका निर्माण करेगा? जीव का निर्माण करेगा। तो उसको हम कहेंगे अलैंगिक। क्या कहेंगे? अलैंगिक। क्या कहेंगे? अलैंगिक। क्या कहेंगे? अलैंगिक। क्या कहेंगे? अलैंगिक। और यही अगर मान लो किसी के अंदर अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो वो कहलाएगा लैंगिक। तो आगे हमने अभी तक जितना पढ़ा आपको शायद समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ आगे भी आपको समझ में आएगा और जल्दी। और ये जो आप देख रहे हो कि जिसके अंदर ये है बीजाणु, और ये जो पूरा पौधा है वो राइजोपस का है, और राइजोपस के अंदर बीजाणु क्या हो रहा है? निर्माण। बीजाणु क्या हो रहा है? निर्माण। और जैसे ही बीजाणु सजीव के संपर्क में जाता है तो वो अपनी संरचना क्या कर देता है? आगे बढ़ाता है। तब तक नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और घर वालों का और अपनी पढ़ाई को निरंतर बना रखिए। और कोरोना काल है, इस बार तो 10वीं में पास हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये अच्छा नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप पढ़ें, संयमित रहें। कोई भी समस्या हो कमेंट करें, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।